गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो कौमी नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे कि इसका आगाज़ जो है वो कैसे हुआ। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि आइडियोलॉजी क्या होता है, नज़रिया क्या होता है। आज हम ये सीखेंगे कि इसका आगाज़ जो है ये कब और कैसे हिंदुस्तान में हुआ, जिसको बरे सगीर भी कहते हैं, और ये जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है ये और जो इंडिया है ये जब एक ही था, तो यहाँ पर किस तरह से दो कौमी नज़रिए का आगाज़ हुआ। इसको हम देखेंगे 712 से। 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते दाखिल हुए, और जब उन्होंने सिंध पर हमला किया और वहाँ पर राजा दाहर की हुकूमत थी और उसको उसने शिकस्त देकर ये जो सिंध का इलाका है इस पर कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ पर लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि जो वहाँ का राजा था वो बहुत जालिम था, और वो इसको मोहम्मद बिन कासिम को एक देवता की हैसियत जो थे वो समझते थे। इस तरह से जो आगाज़ है हिंदुस्तान में इस्लाम का वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। उससे पहले और बाद में भी बहुत सारे आलमी दीन जो हैं वो यहाँ पर आते रहे इस्लाम के शायद के लिए, और इस तरह से फिर जो सिलसिला है वो चलना शुरू हुआ। और इसके बाद फिर महमूद गजनवी जो है वो उसकी बाकायदा जो इधर हमले जो शुरू हुए वो हम देखते हैं कि वो आया 1003 में, और महमूद गजनवी जो थे उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हमलों में उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन उन्होंने हुकूमत की 1203 तक उनकी हुकूमत रही। इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, जो शहाबुद्दीन गौरी का नायबुल सल्तनत था, उसने बाकायदा तौर पर सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ फैमिलीज़ के दौरान ये चलता रहा, और हिंदुस्तान पर हुकूमत का जो सिलसिला है मुसलमानों का वो शुरू हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो ख़ानदान गुलामा जो था उसका आगाज़ हुआ, और उसमें बहुत सारे बादशाह है जिनमें ममलूक ख़ानदान, फिर अपना खिलजी है, तुगलक है, और इसके बाद फिर लोधी ख़ानदान है, और उसके बाद फिर 1526 में बाबर ने यहाँ पर हिंदुस्तान में हुकूमत का आगाज़ किया, जो 1857 तक जो है वो चलता रहा, और इसके बाद फिर अंग्रेज़ 1857 से लेकर 1947 तक उनकी हुकूमत रही। और इस दौरान ये सदियाँ गुजर जाने के बाद भी ये जो दोनों अक़वाम हैं वो इकट्ठी ना हो सकी, बल्कि उनकी जो अलग आइडेंटिटी थी, जो शनाख्त थी, वो भी अलग रही। और इस वजह से फिर जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं उन्होंने जब अंग्रेज़ की हुकूमत आई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसमें जो हिंदू थे उनको उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया। मुख्तलिफ जॉब्स में मुख्तलिफ ओहदों पे हिंदुओं को उन्होंने ज़्यादा जब जगह दी, और जो मुसलमान थे वो अपनी पहले वाली पोजीशन जो थी वो भी खो बैठे। इसकी वजह ये थी कि जो पुराना तरीक़ा तालीम था जिसमें फ़ारसी जो थी वो बड़ी गालिब थी, यानी जितने भी यहाँ पर बादशाह हुए, ख़ास तौर पर जो मुग़लिया ख़ानदान की तकरीबन 350 साल हुकूमत रही है, तो उस दौर में फ़ारसी जो थी वही दफ्तरी और बादशाह के बोलचाल की ज़बान थी। और इसी के जो आलम थे जो जिन्होंने ये पढ़ा हुआ था वही आला अहदों पर
کام کرتے تھے، لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے اس کی جگہ اردو کو پریفر کیا اور انگلش کو دفتری زبان بنائی، اور اس وجہ سے پھر جو مسلمان تھے وہ پیچھے رہ گئے اور ان کو سوائے چھوٹی موٹی نوکری کے وہ اہل نہیں تھے۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا کہ آپ بھی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کو حاصل کریں تاکہ آپ بھی اعلیٰ عہدوں پر جا سکیں۔ اور اس دوران میں جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ اردو بھی زبان جو ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ زبان ہے، تو انہوں نے اس کی جگہ ہندی کو رسم الخط ہندی میں اپنا اس کو شروع کرنے کی مہم جو ہے وہ چلائی، اور اس کا سر سید احمد خان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ وہ بنارس میں ملازم تھے اور یہ 1867 کی بات ہے کہ جب ہندوؤں نے یہ کانسپریسی کی سازش کی کہ ہم مسلمانوں کو پیچھے رکھنے کے لیے ان کی زبان جو ہے اس پر ہم حملہ کریں، تو سر سید احمد خان نے اس کا مقابلہ کیا اور انہوں نے اردو کو ہی سرکاری اور دفتری زبان کے طور پر رائج کرنے کے لیے کوششیں کی، اور اس طرح سے پھر سر سید احمد خان نے یہ فیل کیا کہ جو ہندو ہیں وہ بے شک ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم صدیوں سے ادھر رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور وہاں سے انہوں نے پھر واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہندوستان میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندوز۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دیگر اقوام تھی، لیکن جو بہت زیادہ تعداد میں تھے وہ ہندو اور مسلمان تھے، اور تب سے یہ آغاز جو ہے وہ دو قومی نظریے کا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، جس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم محمد ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، اور اس کے پلیٹ فارم سے پھر مسلمان جو تھے وہ اپنے لیے علیحدہ جو ایک راستہ ہے اس کو تیار کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، اور اسی کے تحت پھر سر سید احمد خان نے ایم اے کالج جو پہلے ہائی اسکول تھا وہ قائم کیا، اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے اسکول قائم کیے تاکہ مسلمان جو ہے وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا آغاز جو ہے وہ سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، کیونکہ انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمان جو تھے وہ معاشی طور پر بہت پسماندہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کو اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا آدمی اٹھے جو مسلمانوں کی صحیح راستے پر رہنمائی کر سکے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سر سید احمد خان کے بعد چودھری رحمت علی جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ تھے اسلامیہ کالج کے، اور انہوں نے جب وہاں سے اسلامیہ کالج سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ 1931 میں کیمبرج یونیورسٹی میں وہ داخل ہوتے ہیں، اور 1933 میں انہوں نے ایک پمفلٹ جو 4 صفحات پہ مشتمل تھا، نو اور نیور کے نام سے ایک شائع کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کا نام جو تھا وہ تجویز کیا، اور پہلے جو باتیں ایک خیال کے طور پر ہمیں نظر آتی تھی وہ مسلمانوں کے سامنے ایک ڈیسٹنی کے طور پر، ایک منزل کے طور پر وہ سامنے تھا جس کو مسلمانوں نے حاصل کیا، لیکن ان ساری باتوں کا جو محرک ہے وہ دو قومی نظریہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اب ہم نے کوشش نہ کی کہ ہم اپنا ملک جو ہے وہ علیحدہ لے تو پھر ہم کبھی بھی اپنا ملک حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ہمیشہ کے لیے پھر ہندوؤں کے غلام بن کے رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ایک مفکر، شاعر اور دانشور انسان تھے، انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا، اور انہوں نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں یہ واضح کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور نہیں تو ہندوستان کے جو شمال مغربی حصے ہیں
उनको यकजा करके एक ऐसी रियासत बना दी जाए जिस पर मुसलमान जो हैं वो अपने अकायद के मुताबिक, अपने रस्म व रवाज के मुताबिक, अपनी इबादत को वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, अदा कर सकते। ये हमारे लिए लाज़िम है कि अब हम इस बात पर गौर करें कि हमें एक मुस्लिम स्टेट की ज़रूरत है ताकि हम अपने रस्म व रवाज जो हैं उनको अच्छे तरीके से अदा कर सकें। अगर हम हिंदुओं के ही साथ रहे या उनकी ग़ुलामी में रहे तो फिर जो हमारी जो शनाख्त है एज ए मुसलमान उसको बरकरार रखना मुश्किल होगा। सो ये कायदे अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में एक पूरी पिक्चर जो है पाकिस्तान की वो वाज़िया कर दी कि हमें अपने लिए एक अलहदा वतन जो है वो हासिल करना ज़रूरी है। और उनके इस ख्वाब को हमारे जो कायदे आज़म हैं, बाबा कौम हैं, उन्होंने इसको पूरा किया। सो इस तरह से अल्लामा इकबाल जो थे वो भी पहले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन जब उनका दौर आया उन्होंने देखा कि हिंदू किस तरह से मुसलमानों को हर मैदान में पीछे छोड़ते हैं। हम देखते कि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात हुए जिनसे ये ज़ाहिर होता था कि मुसलमान जो हिंदू जो है वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जैसे कांग्रेसी वजारतों को आप देख लें जो 1937 से 1939 तक रही, उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें भी मुसलमानों के हकूक़ की बात नहीं गई। और कांग्रेस में जो ये दावा करते थे कि ये जो कांग्रेस है ये ऑल इंडिया कांग्रेस है और इसमें हर कौम जो है उसकी नुमाइंदगी है और ये सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। और जब हमारे लीडरान ने ये देखा कि ये कभी भी हमारे साथ नहीं अच्छा सलूक कर सकते, तो इस तरह से फिर उन्होंने ये लाज़िम समझा कि हमें अलहदा वतन की ज़रूरत है क्योंकि हम एक अलहदा कौम है। और अल्लामा इकबाल भी फिर इसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपने खुतबा इलाहाबाद में ये वाज़िया तौर पर बयान किया कि हमें एक रियासत की ज़रूरत है जो टोटली तौर पर इस्लाम और कुरान सुन्नत के मुताबिक उसका निज़ाम जो है वो चलाया जाए। और ये दो कौमी नज़रिया का एक बड़ा मुस्तहकम अपना उनका स्टैंड पॉइंट था जिस पर वो खड़े हुए। इसके बाद हम देखते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया। वो भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामलात में हिंदू और मुस्लिम को यकजा करने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी की जो साजिशें थी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी उसको देखते हुए और कांग्रेस का जो रवैया था मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको भांपते हुए कायदे आज़म ने फिर कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। और उन्होंने फिर वाज़िया तौर पर ये देखा कि हमें हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको एक प्लेटफार्म पर जमा होकर इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अलहदा मुल्क जो है वो हासिल करें। और उन्होंने अपने 23 मार्च 1940 में अपने खुतबा सदारत में जो मिंटो पार्क मौजूदा इकबाल पार्क है वहाँ पर जब कायम हुई तो इलाहाबाद में ये फरमाया कि हम जो अपना अलहदा मुल्क जो है वो लेकर रहेंगे। सो इस तरह से हम देखते हैं कि दो कौमी नज़रिए का जो जब आगाज़ होता है और उसका जो इख्तिताम है वो 1947 की जो आज़ादी है उसके बाद हुआ। हालांकि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कायदे आज़म को बड़ा ज़ोर लगाया कि पहले हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करें, उसके बाद फिर जो
پارٹیشن کا کام ہے وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن قائد اعظم نے انگریزوں کو زور دیا کہ اگر آپ یہ کام کر کے نہ گئے، ہمیں علیحدہ ملک نہ ملا اور ہندوستان کی پارٹیشن نہ کی، تو پھر جو ہندو ہیں ان پر ہمیں اعتبار نہیں، وہ ہمیں کبھی بھی بعد میں یہ ہمارا ملک جو ہے اس کو دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے تمام سازشوں کا، ہندوؤں کی سازشوں کا، انگریزوں کی سازشوں کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہوں نے علیحدہ وطن کے لیے کوشش کی اور اس میں پھر ہم کامیاب ہوئے۔ تھینک یو۔